अभी जो विषय हमारा चल रहा है वो निकोबार के विषय में चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इससे अलग आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, चाटम बम्बू फ्लड, ब्रिज, रोड और बाकी सारे विषय पे आम जनता से आप रूबरू हो। सबको नमस्कार। आज हमारे पार्टी मुख्यालय में आप सभी यूट्यूब चैनल से जो मीडिया का काम यहाँ पे देखते हैं, आप सबका स्वागत है। मैं हाल ही में 3 दिन का निकोबार का विजिट में गया था। जाते ही पहले मैं ट्राइबल काउंसिल से मिला। पूरा ट्राइबल काउंसिल और 15 विलेज है वहाँ पे, पूरा का पूरा 15 विलेज के कैप्टन, सेकंड, थर्ड कैप्टन, लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो वहाँ पे एथनिक लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स उस मीटिंग में थे। बहुत लंबा और विस्तार पूर्वक वो मीटिंग रहा। कई समस्याएं हमारे सामने उन्होंने रखा। उसके बाद ये पहला मौका है कि हमारा पार्टी का ध्वज निकोबार में लहराया, परका विलेज में, और उसमें भी ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्राइबल काउंसिल के लोग साथ में रहे हमारा फ्लैग होस्टिंग में। किसी भी राजनीतिक दल को उनका सहमति से आज तक किसी ने वहाँ पे झंडा नहीं लहराया, ये पहला बार इतिहास है। उसके बाद मैंने ट्राइबल काउंसिल से एक अनुरोध किया था कि मैं निकोबार में जो विलेजेस हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और वहाँ के लोग जो आम निकोबारी भाई बहन हैं, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने इसको माना और उन्होंने ही सारा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। मैंने 9 विलेज के लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला और मैं उनके गांव में जाकर उनके साथ बैठा लंबा समय, एक जगह 2-2.5 घंटा, और बहुत खुलकर हमारे निकोबारी भाई बहनों ने, माताओं बहनों ने अपना विषय को रखा, सारा चीज़ बताया और बहुत खुशी जताया कि पहली बार कोई लीडर उनके विलेज में उनसे मिलने आया और इतना समय दिया। सबसे मिला मैं, 9 विलेज कवर कर पाया, 6 विलेज नहीं कर पाया, उनके कैप्टन से मिला। मुझे एक बात कहना है कि इतना समस्याओं का अंबार आया मेरा सामने, हर मीटिंग में लंबा लंबा लिस्ट आया और परेशानी छोटा छोटा। स्ट्रीट लाइट मेरा खुद का अनुभव है। मैं रात को 9, साढ़े 9 बजे तक मीटिंग्स करता था सुबह से, और सारा विलेज गया मैं। 3 स्ट्रीट लाइट मैंने देखा पूरा निकोबार आइलैंड। जो विलेज का अंदर का रोड है, हेडक्वार्टर का जो छोटा सा एरिया, वो चमका हुआ है रोड। उसके बाद जो विलेज रोड का हालत है, इतना बुरा हालत है, गाड़ी घोड़ा चलना बिल्कुल मुश्किल। फिर मैं बोला भाई लाइफ लाइन तो जट्टी है, यहाँ का छोटा सा आइलैंड है, चलो जट्टी देखते हैं। मैं जट्टी गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई वो जट्टी देखेगा तो लगेगा नहीं कि वहाँ पे जहाज भिड़ता है। बरसात में आधा फुट पानी आ जाता है। पैसेंजर शेड नहीं है, बुरा हाल है। लोग को अपना सामान रखने का भी जगह नहीं है, पानी में रखना पड़ता है। बच्चा कच्चा लेके अगर शिप में जाना है तो कोई जगह सिर छुपाने का जगह नहीं है। पूरा जट्टी छोटा सा जट्टी है, ब्रेक वाटर बनाया गया, दिखने में तो अच्छा लगता है ब्रेक वाटर, लेकिन ब्रेक वाटर को ऐसा लोकेट किया गया कि बड़ा जहाज उसका कोना से, वो तरफ दीवार है, वो तरफ मट्टी है, वो तरफ से आइलैंड है, उसका अंदर घुस ही नहीं सकता है। मैंने एक टेक्निकल व्यक्ति से पूछा, भैया नालंदा जहाज भिड़ पाएगा यहाँ? नहीं भैया, नालंदा जहाज नहीं आ सकता। 85 मीटर एंड अबव का कोई जहाज वहाँ पे उसमें भिड़ नहीं सकता, और वो भी तक नहीं है, कोई पायलट नहीं है। फिर भी हमारा जो लोकल मास्टर्स हैं, बोट मास्टर्स हैं, जिनका तजुर्बा अच्छा है, उनका धन्यवाद है कि वो लोग जो छोटा बोट जो भी जाता है उसको वहाँ भिड़ा लेते हैं।
उसके बाद वो तरफ से जट्टी में खड़ा होने से दिखता है ऐसे ही एकदम सामने, जो मट्टी कट कट के रोड नीचे से चला गया, रोड दिखता है। आप लोग सुने होंगे मूस सेवाल के बारे में, वही है मूस सेवाल। तो 2018 से चलता भाई, अभी तक क्यों नहीं बन पाया? बोले सर खाली घूमता है फाइल। कोई सीएस, पहले के सीएस थे चेतन सांगी साहब, जब डीपीआर बना के पहुंचा, बोला इसमें पत्थर यहाँ से नहीं लेना, मेनलैंड से लाना, दूसरा पत्थर लाओ कहीं से। उनको बाहर से पत्थर लाने का बहुत शौक था, सबको मालूम है। फिर डीपीआर वापस हो गया। बाहर का स्टोन एग्रीगेट का जब प्राइस उसमें डाला गया तो वो इतना एस्केलेट हो गया कि प्रधानमंत्री ने जो 49 करोड़ का वादा किया था, जो 49 करोड़ बोला था, उससे एस्केलेट हो गया, फिर रुक गया। उसका बाद फिर एक स्टडी हुआ कि कितना लंबा सीवल चाहिए, क्योंकि कोई कोई जगह में मट्टी जमने लग गया है। वो स्टडी का बाद एक लेंथ आया। ये सब मैं चीफ इंजीनियर LHW को फोन करके पूरा जानकारी लिया। अब जाके उसका एस्टिमेट बना, 49 करोड़ का अंदर आ गया। बाहर से पत्थर लाने से भी 49 करोड़ का अंदर आ गया, क्योंकि लेंथ कम हो गया वॉल का। अब कुछ टेक्निकल बीच में चल रहा है। मैं सी साहब से भी आज बात किया, कुछ जो कम्युनिकेशन है वो भी लिया। जल्दी CS सर से भी आज भेज के बात करके कल परसों का अंदर में उसको दूर करके तुरंत टेंडर करा के वो सीवल का काम शुरू कराने का काम लगभग वो हो जाएगा। और एक बड़ा समस्या आया सामने, निकोबार बोलने से नारियल ही उनका जीवन है, उनका जीविका, उनका आमदनी, उनका घर बार, पेट, उनका बच्चों का भविष्य, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ नारियल से जुड़ा हुआ। ऊपर से लाइन जाता है करंट का, हर महीना जैसे ही थोड़ा हवा चालू होएगा 100 पेड़ काट दिया, 200 पेड़ काट दिए। किसका, जब किसान का फलता हुआ पेड़ कटता तो उसी का कलेजा से पूछना पड़ेगा उसको क्या दर्द है, उसको दर्द उसी को मालूम है। उसके बाद मैं पूछा भाई यहाँ अंडरग्राउंड लाइनिंग क्यों नहीं है, अंडरग्राउंड केबल क्यों नहीं है? वो तो 20 साल बहुत एक प्रसिद्ध सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे हैं, जिन्होंने टाल जो है ना केबल मंगा के उनका कमीशन खाया, केबल खरीद के रखा है होल्डर में। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरे को वहाँ का ट्राइबल लीडर लोग बताए कि भैया बोलते हैं सिस्मिक जोन, केबल डालना खतरा है, केबल नहीं हो सकता। बोला है ऐसा क्यों है? सिस्मिक जोन तो जापान भी हमसे बड़ा सिस्मिक जोन है, केबल सारे जगह है। बोला हाँ भैया इधर भी केबल है, लेकिन वो हेडक्वार्टर में डाल के रखा है। आप समझ रहे हैं हेडक्वार्टर में कौन रहता है? हेडक्वार्टर का लाइट नहीं जाना, उसके लिए केबल डाला गया, इलेक्ट्रिकल केबल। लेकिन बगल का विलेज में आम निकोबारी भाई का जो घर है, विलेज है, उधर केबल नहीं जा सकता, उधर सिस्मिक जोन है। मैं बोला हेडक्वार्टर सिस्मिक जोन में नहीं है क्या? तो कुछ नहीं है। एक लंबा समय से जो मैंने अनुभव किया, निकोबार के हमारे ट्राइबल लोगों के साथ में अनदेखा हुआ है, नेग्लेक्ट किए गए। और भी बहुत सारा चीज है, आंगनवाड़ी नहीं है, स्कूल बिल्डिंग टूट रहा है, बेंच डेस्क नहीं है, बच्चा लोग नीचे बैठते हैं। एक स्कूल है जिसका छत से पानी टपकता है, भीग के बच्चा बैठते हैं। लंबा समय से नेग्लेक्ट हुआ। अब जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं। तो सीवल का मैं बात किया हूँ, तुरंत वो टेंडर में चला जाएगा। थोड़ा सा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है वो होगा। और ये सारा विषय को लेकर चीफ सेक्रेटरी से और बाकी अफसरों से मैं मिलने वाला हूँ आजकल के अंदर में।
और धीरे धीरे एक छोटा सा बात है, पूरा निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी का एक एई है खाली। ई वहां बैठते ही नहीं, जाते ही नहीं। मैं उनसे ही पूछा, भैया आपका क्या डिफिकल्टी है? बोला भैया हमारे पास 5 आदमी है, खाली 5 लेबर है, हम क्या क्या करेंगे? बोला मास्टर बोल लो, मेंटेनेंस में लो आदमी को। बोला हाँ 1 तारीख से लेंगे। पीडब्ल्यूडी का 2 एई है वहां, बल्कि निकोबार के लिए एक डिवीजन सैंक्शन है, एक सर्कल सैंक्शन है, एससी सब पोर्ट ब्लेयर में बैठा है। एक भी ई वहां नहीं है, 2 ई है। एक ई होना चाहिए हेडक्वार्टर और एक ई प्लानिंग होना चाहिए, 2 ई, दोनों ई नहीं है, खाली 2 ए है। तो प्रॉब्लम तो होना ही है। जब वहां सर्कल बैठेगा, जब वहां का डिवीजन बैठेगा तो उधर ही सैंक्शन होगा, जो प्रॉब्लम होगा उधर ही सॉल्व होगा, छोटा छोटा काम होगा। अब तो सारा चीज पोर्ट ब्लेयर आता है, और वो एक एई जिसका पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे चलाएगा पूरा निकोबार को? वही हालत इलेक्ट्रिसिटी का। पहले तो जो डिवीजन है, जो डिवीजन का स्ट्रेंथ है, वो निकोबार जाना है, बैठना है उनको वहां जाके, जरूर बैठना चाहिए। तब तो लोग बोलेगा किसको? जो प्रॉब्लम है वो बताने के लिए भी कोई नहीं है, एई को कितना बोलेगा? ई होएगा तो उसका ऑफिस जाएगा, बोलेगा सर इधर उसका पास कुछ फाइनेंशियल पावर है, 4 आदमी लिया, कुछ सामान नहीं है, पाइपलाइन का, पाइपलाइन फटा है, मेन लाइन, जो ब्रांच लाइन घर तक जाता है उसमें इतना लाइन डिपॉजिट हो गया चूना का कि पानी एकदम टपकता है बूंद बूंद। तो आप जो विभाग ले लो, जो एस्पेक्ट ले लो, जीवन का जो मूलभूत सुविधा है, रोड, पानी, बिजली, एजुकेशन, हर जगह में समस्या है। मैं ये भी मानता हूं कि सरकारी कर्मचारी को जाके रहने के लिए वहां क्वार्टर का भी सुविधा कम है, एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं है। पहले केंद्रीय विद्यालय होता था, जब डिफेंस का वहाँ पे फैमिली इस्टेब्लिशमेंट था, सुनामी के बाद में फैमिली इस्टेब्लिशमेंट खत्म हो गया, तो अब लेके उसको केंद्रीय विद्यालय उठा दिए। लेकिन अच्छे स्कूल्स वहाँ पे जाने चाहिए, केवी की तरह, जो कि हमारे ट्राइबल साथियों का भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी खुशी खुशी जाएगा, क्वार्टर का सुविधा होएगा। खाली ज़्यादातर बैरिक्स है, इंडिविजुअल आदमी रहना है। अब वो किसी को भी ट्रांसफ़र करेगा तो उनको तकलीफ है, मैं मानता हूँ। तो लेडी अपना बच्चा के छोड़ के कैसे जाएगी? अगर स्कूल का सुविधा है वो अपना बच्चा को लेके चले जाएगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने का जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रांसफर नहीं होता। एक बार चले जाओ, जिसका ट्रांसफर हो निकोबार 4-4 साल बैठा है, उस फिर सुनता नहीं कोई, उसको वापस नहीं लाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है तो सब लोग बराबर चले जाता है। आपका फायर ब्रिगेड में ट्रांसफर होता है, सब लोग जाता है, क्योंकि 2 साल बराबर टेन्योर खत्म होता था तो उनको वापस ट्रांसफर होता है। लेकिन बाकी विभाग का ऐसा नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी सीधा साधा है, वो ट्रांसफर हुआ चला गया तो बस उसको भूल जाएंगे, 4 साल 5 साल से पढ़ा है वो। ये भी ठीक करना, ताकि वहाँ में लोग जाए, वहाँ में अच्छा टीचर जाए, ई जाए, ए जाए, बाकी लोग भी जाए जिसका ट्रांसफर होता है। वैसा माहौल भी वहाँ में निर्माण करने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटर। एक सबसे मुख्य विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कोपड़ा का समर्थन मूल्य 105 रुपये 95 पैसा है, गवर्नमेंट फिक्स करके रखा है। निकोबार का, निकोबारी भाई से कोपड़ा लिया जा रहा है 35 रुपये से 39 रुपीज। एक तो जो उनका परिवार है लगभग 2 टन कोपड़ा साल भर बनाता है। उनका क्या आमदनी होगा? और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ निकोबार नहीं है, कैम्बल बे में भी है, कमोटा है, कचाल है, पुलडेपुर। क्या हुआ भाई? वो पता किया, प्रोक्योरमेंट एजेंसी ये चले, वो लोग तैयार है लेने के लिए, देने के लिए। लेकिन जो निकोबार से ट्रांसपोर्टेशन है पोर्ट ब्लेयर का 4 रुपये का आता है 1 केजी में, उसका बाद जो बस्ता का वैल्यू है, कलकत्ता 50 रुपया, तो वहां 70 रुपया निकोबार पहुंचने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा
जो खर्चा है ये चल को गवर्नमेंट को देना है, उसका फाइल चल रहा है। मोदी जी बोल रहे किसान का इनकम डबल करो, एमएसपी दे दिया, इतना रुपया में ही लेना है किसान से, उसका ऊपर का एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्टेशन बाकी चीज का जो है वो सब देने को तैयार है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, लेकिन फाइल घूम रहा है। सबसे बड़ा खेल कर रहा है नेफेड। नेफेड का काम है सर्वेयर अपॉइंट करना, कलकत्ता में बैठा है, यहाँ से कोपरा पूरा खरीद के जाने के बाद कलकत्ता में जाके बोलता है ये बस्ता का कोपड़ा रिजेक्ट, ये कोपड़ा ये बस्ता चलेगा। उसके बाद वो कहाँ वापस लेके आएगा उसको। जब किसान कोपड़ा देता है वो तो एक साथ देता है, उसको पेमेंट एक साथ करना है, उसके बाद वो बस्ता में पैक होता है। वो कोपड़ा कौन सा किसान दिया ये कैसे पता करेगा? नेफेड का काम है सोर्स में बैठना। नेफेड का सर्वेयर निकोबार में, कमोटा में, कैम्बल बे में, पोर्टलर में होना चाहिए। वो सोर्स में बताना ये सेलेक्ट कर रहे हैं हम कोपड़ा को, ये कोपड़ा को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए पूरा काम पार्टी जो है शुरू किया है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से और केंद्र में हमारा कृषि मंत्री से गृह मंत्री को सबको इसको संज्ञान में लेके आ रहा हूं और तुरंत जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करके नेफेड सर्वेयर सोर्स में बैठना है। निकोबार, कमोटा, कैम्बल बे, पोर्टलर, मिडिल नॉर्थ और 105 रुपया 95 पैसा जो निकोबारी भाई को 1 केजी कोपड़ा का वैल्यू मिलना है वो वैल्यू मिलना है। इसका प्रति पार्टी प्रतिबद्ध है और निकोबार भाइयों का और अंडमान के बाकी साथियों का जो कोपड़ा का व्यापार करके कोपड़ा बनाते हैं वो किसान को जल्द से जल्द 105 रुपया 95 पैसा में 1 केजी कोपड़ा प्रोक्योरमेंट एजेंसी लेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ये आपका माध्यम से हम बताना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो निकोबार का विषय मुझे यही बोलना था। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ। सबसे पहले आपको और आपको पार्टी को बधाई हो कि ये आप निकोबार में जो है कहीं ना कहीं आपका पार्टी का फ्लैग पहली बार जो है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में आपने कराया निकोबार में। तो वैसे में सर जब यहाँ पे पीएम साहब भी आए थे चुनाव से पहले तो वहाँ पे गए थे, उसके बाद भी देखिए कि जितना वोट आपको वहाँ से मिलना चाहिए तो उतना वोट वहाँ से नहीं मिला। और दूसरा ये रहा सर जैसे कि आप कहा स्कूल्स के बारे में सर, अगर आप तो सारी जगह जाते हैं तो आप निकोबार को छोड़ के अगर आप नॉर्थ मिडिल या पोर्टलर साउथ अंडमान में बहुत सारे स्कूल में देखेंगे आज भी जो है बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, नीचे बच्चे सारे बच्चे बहुत सारे स्कूल्स में आपको मिल जाएंगे जो नीचे बैठे हुए हैं। और आप सड़क का जब बात किए तो सड़क देखिए आपको नॉर्थ एंड मिडिल का करीबन 6 साल से लगभग 6 साल से जो है आपका सरकार आने के बाद से बहुत बुरी हाल है, उसी में जो है लोग आते जाते हैं। नहीं यहाँ रोकूंगा मैं, सरकार आने का बाद वाला बात आप नहीं बोल सकते। मैं इधर राजनीति नहीं मैं राजनीति करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैं कंपैरिजन बोल रहा हूँ। जो विकास बाकी जगह हुआ वो चीज़ आप जाके वहाँ देखेंगे, आप भी जाइए पास लेके जाइए देखिए, आपको भी लगेगा कि सही में वहाँ का लोग के साथ अनदेखी हुआ। सारा रोड खराब है क्या? सभी रोड खराब है वहाँ। मैं बोल रहा हूँ निकोबार का जितना विलेज रोड है 100% रोड चलने मोटरेबल नहीं है। हमारे यहाँ भी समस्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मध्य उत्तरी अंडमान में भी रोड का है, कोई रोड अच्छा भी है, कोई रोड थोड़ा खराब है, कोई रोड एकदम खराब है। उसमें काम करना है, करेंगे। और ये रोड निरंतर होने वाला काम है। ये गवर्नमेंट का टाइम खराब हुआ और वो गवर्नमेंट का टाइम बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश भर में रोड बनाने के लिए तो सर्टिफिकेट लोग देगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जहां में रोड था ही नहीं, मुख्यमंत्री कूद के जाता था रोड में, वैसा जगह को कनेक्टिविटी दिया भारतीय जनता पार्टी। कुछ समस्याएं हैं कुछ जगह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, समस्याएं हैं, उसको ठीक करना है। उसका पीछे मैं पिछला बार भी जब मैं नॉर्थ मिडिल के टूर से आया, मैं सीएच से मिला, उन्होंने बताया हम लोग अभी रूरल रोड टेकअप कर रहे हैं।
सभी रूरल रोड को। पीएमजीएसवाई में कुछ प्रॉब्लम था, कौन कौन सा रोड प्रॉब्लम हुआ? पीएमजीएसवाई में जो रोड डाला गया था वो रोड टेक्निकली प्रॉब्लम का कारण वो रोड बना नहीं। सर एनएच में बोलिए सर, आप एनएच पीएमजीएसवाई का नहीं, रूरल रोड कर लेते हैं, एनएच में ही बोलूंगा। पीएमजीएसवाई का रोड प्रॉब्लम में आया। पीएमजीएसवाई का रोड प्रॉब्लम में आया, क्यों आया? टेक्निकल उसका जो कोई आता ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर लेने ही नहीं आ रहा। बड़ा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। या डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा है, या डिस्ट्रिक्ट अच्छा होना ही चाहिए। अब जाके उसको कन्वर्ट कर दिया रूरल रोड में। हमें बोला भैया रोड बनना है, उसको उठा के रूरल रोड कर दिया है। पीडब्ल्यूडी उसका काम शुरू करे, और लंबा समय से जो रुका वाला चीज को भी अब जो है आपको दिखेगा कि रूरल रोड का काम शुरू हुआ है। ठीक है ना। एनएच का विषय में जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है वो सभी लोग जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कुछ प्रॉब्लम पुराना प्रशासन के पुराना अधिकारी लोग भी डाला है, क्वेरी नहीं देगा। इवन इलेक्ट्रिक पोल हटाने के लिए नहीं देता था, 2-2 महीना वो लोग आदमी ला के बैठा के रखा। यहाँ का मौसम सारे चीजें बंद है, तकलीफ है। उसको सारा एरिया काटना नहीं था, जितना एरिया काम करेगा उतना एरिया खोदना था। गलती तो किया है वो। आज अगर आप दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को उसको तोड़ के देना चाहोगे, पूरा असेसमेंट करो, फिर उसको बिल पेमेंट करो, फिर दोबारा टेंडर में जाओ, 2 साल और प्रॉब्लम आएगी। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुआ, बोला भैया उसको जो सुविधा चाहिए हम देंगे, हमारे को सही से रोड बना के दे। फिर मैंने और एक विषय रखा, जो आपका जो मापदंड यहाँ एनएच ने अपनाया पोर्ट ब्लेयर में, जो क्वालिटी का रोड इधर है, मैं जाके जब मिडिल नॉर्थ देखता हूँ, मैं तो रोड में आता जाता हूँ, बाकी लोग हेलीकॉप्टर में घूमता है, मैं रोड से आता हूँ। जो मापदंड यहाँ है, जो या डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, जो क्वालिटी का रोड पोर्ट ब्लेयर में, वो क्वालिटी का रोड मिडिल नॉर्थ में नहीं है। मैं बोलता हूँ जो जगह का रोड बनाया भी है वो रोड भी अभी उखड़ने लग गया, पत्थर नहीं दिया। फिर वो लोग दूसरा अपना या डिस्ट्रिक्ट लिया, वो मट्टी को रोल किया, पत्थर को रोल किया। इसको लेके मंत्रालय में भी हम लोग बात किया। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, जाके बैठूंगा मंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्वालिटी का रोड बनना है। यहाँ जो क्वालिटी का रोड बना वैसा बनना है। तो हर चीज पर हम लोग का नजर है, हर क्षेत्र के ऊपर नजर है, और जितना हो सकता है प्रयास कर रहे हैं वो सब को ठीक ठाक करने के लिए। नागरिक है, जैसे कि आप NHGCL का जो वेबसाइट है उसमें अगर आप जाके देखोगे तो पोर्टल का जो अंडमान का रोड है, NH पोर्टल जो आपका सड़क के बारे में जो बोल रहे हैं ATR के बारे में, आप मैक्सिमम रोड्स के ऊपर में देखेंगे तो आपको कई % काम हो चुका है, ऐसा दिखा रहा है वहाँ पे। मगर अगर ग्राउंड पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी काम आपको दिख नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों सर? देखो, मैं तो देखा नहीं उनका वेबसाइट, मैं ज़्यादा नेट का आदमी नहीं हूँ, अभी भी कॉपी पेन लेके घूमता हूँ। अगर आपने देखा है अच्छा है, उसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आप भी डिग्रीपुर से आते हैं तो दायित्व तो सबका ही है। आप उसमें मेरे को एक बार बताइए, बना के दीजिए। ये नेट में ऐसा बोल रहा है, ये स्ट्रेच से लेके ये स्ट्रेच, लेकिन फील्ड में ये स्ट्रेच टू ये स्ट्रेच का ये है, फोटोग्राफ करना, मैं उसको ऊपर दूंगा, जरूर फॉरवर्ड भी करूंगा, और उसके ऊपर मैं संज्ञान भी लूँगा। हम लोग को चाहिए, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए कि जो काम होना वो क्वालिटी से होना और समय से होना, ये सबका। सर स्कूल्स के बारे में बता दीजिए, बाकी जो निकोबार के बारे में बोले थे बाकी स्कूल्स के। हाँ, बाकी स्कूल का मैं कोई बोला जैसे रोड का बारे में कंपैरिजन आप चाहिए, एक बार वहाँ तो जाना है, तो प्रेस वाले लोग जरूर जाना चाहिए, सब लोग मिलके थोड़ा बात बाहर भी आना है ना। और ट्रैवल कम्युनिटी ज़्यादा बोलता नहीं है, शांत लोग हैं, उनको बात रखने वाला भी कोई नहीं है। आप लोग को भी जाना चाहिए, अगला बार कोशिश करेंगे, अगर ये लोग अलाउ करेगा तो आप लोग भी सब साथ चलिए। तो वही है, 2-4 परमिशन तो मिले, हाँ 2-4 ट्रिप में आप साथ चलेंगे, देखेंगे, बात को बाहर बोलेंगे, तब जाके थोड़ा कान में जो भी रहेंगे। लेकिन प्रशासन का लोग अब सजग हुए हैं, नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं, उनसे बहुत उम्मीद है, और मैं कई सारा विषय उनके सामने रखा हूँ जो लोगों का से जुड़ा वाला, और वो हो रहा है, उसमें पॉजिटिव स्टेप्स उठाए गए हैं, तो इसलिए उनके ऊपर बहुत विश्वास है। और ये विश्वास से मैंने भी वहाँ पे बोला है कि भाई ये सारा चीज़ को हम लोग ठीक करेंगे, दूर करेंगे। तो ये विषय है। स्कूल कंपैरेटिवली यहाँ पर भी समस्या है, जैसा आप बोल रहे हैं, बहुत सारा स्कूल है, रिपेयरिंग नीडेड है, क्लासरूम नीडेड है, द इंडेक्स, मैं बोल रहा हूँ 100% द इंडेक्स नहीं है वहाँ।
ये बोल रहा हूँ, कमी नहीं है, 100% स्कूल में बेंच नहीं है, ये बोल रहा हूँ। सर यूजुअली निकोबार ब्रोमो वायलेंस को इतना अटेंशन मिलता नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ के इश्यूज बताया और अपने सारा कोर इश्यूज जो है वो एड्रेस किया है। सर और एक कोर इशू जो है वहाँ पे कैनी सबमरीन केबल आने के बाद भी जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए वो निकोबार ग्रुप में कहीं भी नहीं है, बिल्कुल कैमरे में को छोड़ बोलता दिया। हेडक्वार्टर एरिया में सिर्फ आप देखते होंगे 4G मिलता है और बाकी रिमोट विलेजेस में 4G नहीं है, करंट जाने से नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, करंट चले गया चला जाता है, बैकअप नहीं कोई भी। और BSNL से बात किया मैं, उधर से बात तो है, वहां से तो आ गया, रिसीव करने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार नहीं था। वही हालत निकोबार का भी है, कहीं 4G मिलता, कहीं थोड़ा थोड़ा दूर में 3G भी मिलता, कोई जगह एकदम कट जाता नहीं है बिल्कुल। तो जब तक वहां पे अब आ रहा है 8 टावर BSNL लगा रहा है, जो ताकि उसका जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहे, और एक बैकअप भी जा रहा है। काफ़ी हम लोगों ने आते साथ 1-2 दिन है और वहाँ से भी कई जगह फ़ोन किए, सारा चीज़ 6 घंटा का बैकअप जा रहा है, करंट जाने के बाद 6 घंटा तक नेट नहीं जाएगा, नेटवर्क नहीं जाएगा। अगर ये हो जाता है तो एक बड़ा सुविधा मिलेगा। हम लोग जो है ना मतलब आगे का काम शुरू कर दिए हैं कि भाई 6 घंटा का जो बैकअप वो सारा मिशनरी यहाँ से तुरंत जा रहा है निकोबार, ताकि वहाँ पे रिस्टोर हो, नेटवर्क का रिस्टोर हो कम से कम। और 8 ये जो टावर वगैरह का था, ये लोग पेपर घुमा रहे हैं, तो टावर लगाना है, काम शुरू करो, ऐसा प्रेशराइज कर रहे हैं BSNL को कि जल्दी काम शुरू हो। सर और एक सवाल, आपको पता है ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं, लेकिन इसका पीछे कोई लगा ही नहीं, अब लग रहा है, काम भी होएगा, देखिए एक एक करके। और एक सवाल जो हमारे रिपोर्टर ने भी आपसे पूछा था, जो चार्टर्ड फ्लाइट सर्विसेज करते थे कार्निंग के लिए, सर वो इतना बेनिफिशियल था ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कि सभी लोगों को कम से कम टिकट मिल पाता था, इजीली ट्रैवल कर पाते थे। आपने ऐसे बताया कि बड़ा शिप वहाँ पे भिड़ ही नहीं पाता है, छोटा शिप जैसे कालीघाटी और चौरा जैसे वहाँ पे सर्व करता है। तो इस वजह से जो है एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हेल्थ की वजह से और कोई भी दूसरी रीजन से किसी को भी आना है तो वो इजीली आ सकता है। कई बार गवर्नमेंट सर्विस के भी हमको कॉल आते हैं कि हमको हेल्थ का कंडीशन है, यहाँ का डॉक्टर रेफर नहीं कर रहा है, लेकिन हमको सही में प्रॉब्लम और हमको आना है। तो इस तरह में तो कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? इसीलिए गवर्नमेंट, देखिए ये हमारा सरकार के टाइम में निकोबार को एयर से कनेक्ट किया था हम लोग, फ्लाइट से काफ़ी दिन चला, बहुत अच्छा सुविधा मिला, वहाँ डिफेंस के लोग भी बहुत खुश थे। बाकी जो निकोबारी भाई, आम आदमी को कहाँ हेलीकॉप्टर में टिकट मिलेगा, 6-7 टिकट है, पेशेंट हो गया, कुछ इमरजेंसी जिनको जाना आना है, बस आम आदमी को तो हेलीकॉप्टर एक मतलब इमरजेंसी का एक चीज़ है, इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला, बहुत जान बचाया है हेलीकॉप्टर सर्विस पावानंद से, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन उसको एक जनरल आवाजाही का जरिया वो नहीं बन सकता, वो कैन नॉट रिप्लेस फ्लाइट सर्विस और एनीथिंग। तो अब वो चल रहा था, उसको ट्रैफिक भी मिल रही थी, पर अचानक बंद हो गया। इसको कैसे रीस्टार्ट किया जाए, बात करेंगे इसके लिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कि आपने कहा कि पुलिस और फायर का जो है टाइम बीइंग में जो है 2 साल में उनका टेन्योर जब हो जाता है तो ट्रांसफ़र यहाँ हो जाता है। काफ़ी टीचर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई, 3 साल 4 साल हो रहा है, वहाँ पे वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पे हस्बैंड यहाँ परेशान है, मदर इन लॉ बीमार है, इस तरह के हालात में है। और आपने कहा कि स्कूल का काफ़ी खस्ता हाल है। मैंने लास्ट ईयर भी मैंने अपडेट किया था, इवन ट्विटर में भी मैंने लिखा था कि वहाँ पे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए वहाँ पे टीचर्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस पे क्या कहना है सर? देखो वही मैं बोल रहा था कि ये 2 विभाग में लोग क्यों जाते हैं ट्रांसफ़र होता है, इसलिए कि वो श्योर है 2 साल होते साथ उनका ट्रांसफ़र वापस हो जाएगा, और टीचर का ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलेगा, क्लर्क का ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलेगा, बाकी लोग का निकलेगा, जाने नहीं मांगता, क्योंकि मालूम अगर हम चले गए तो हमको आने नहीं मिलेगा जल्दी। उसको इंश्योर करना है, जो टेन्योर है टेन्योर का बाद में बाकायदा वो आदमी को वापस लाना है। जो विश्वास बाकी डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट का लोगों को है कि हम जा रहा आ रहा है, बाकी डिपार्टमेंट में वो विश्वास लाना है, तभी आदमी जाएगा, तभी आदमी जाएगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी को ठीक करना ये बहुत ज़रूरी है। सर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो है ट्रांसफ़र अपने फैमिली मेम्बर्स का रुका भी देते हैं, जैसे कि अगर मिडिल स्कूल में कोई टीचर है
तो उसका ट्रांसफ़र बॉयज़ स्कूल में ही होता है, अगल बगल वो वहीं पे घूमते रहते हैं। काफ़ी टीचर्स ऐसे भी हैं जो अब तक इंटर आइलैंड ज़्यादा काटे भी नहीं हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस वो भी आप जाता जानते है। हैं केस टू केस तो है, ऐसा बहुत केस है, मैं मानता हूँ ये बात सही है। तो फिर उस तरह में तो गलत। जो लोग गलत है। नॉर्मल पीपल है वही तो अफेक्ट हो रहे हैं ना बिल्कुल, सर, बिल्कुल। ज़्यादातर उनको क्योंकि मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफर पॉलिसी को स्पष्ट पारदर्शी रखना है। कोई भी आदमी देख सकता है, एक्सेस कर सकना है सर, किसका जब क्या टेन्योर है, और वो पूछ के करे ना। मैं ये भी बोला कि जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप जब नौकरी में आ रहे हो, आपको ये 30 साल है, ये 30 साल में आप खुद प्लान करिए कि आप कब दिल्लीपुर जाना चाहेंगे, कब आप निकोबार काटना चाहेंगे, कब आप एक हार्ड एरिया करना चाहेंगे। आप खुद करिए ना, और खुद करके खुद ही ऑप्ट करिए और उसमें ट्रांसफर हो। क्योंकि ना ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है, जब वो घर बनाना शुरू किया ट्रांसफर हो गया, जब वो शादी किया वो टाइम ट्रांसफर हो गया, जब उसका बच्चा 11th में आया तब ट्रांसफर हो गया। ये भी गलत है। सबको सुविधा मिलना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट खुद डिसाइड कर ले, उसको ये टेन्योर में इधर जाना है, इतना समय साउथ अंडमान में रहना, इतना समय आप पोल्डर रह सकेंगे, इतना समय इधर, इतना समय इधर। और साथ साथ फैसिलिटीज भी हो, जैसे बिल्कुल, क्वार्टर्स, वो मैंने पहले ही बोला, कोई प्रॉब्लम ना मैंने पहले ही बोला। बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। विशाल जी, किसी को एनफोर्स नहीं कर सकते। अभी जो विषय हमारा चल रहा है वो निकोबार के विषय में चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इससे अलग आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, चाटम बम्बू फ्लड, ब्रिज रोड और बाकी सारे विषय पे आम जनता से आप रूबरू हो। अभी आपने जितनी परेशानियां बताई, बहुत सारी परेशानियां, स्टाफ शॉर्टेज है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल का मुद्दा है, आपने कहा 100% चीज़ें नहीं है। मैं एक आम सा सवाल आपसे करूंगा, इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये प्रश्न मैंने भी किया था वहाँ, सब लोगों ने हंसा। आगे बोलो। नहीं, ये जवाब तो आपने ऐसा जवाब दिया, इसमें मुझे खुद प्रश्न निकालना पड़ेगा। लोगों की मुस्कुराहट की वजह क्या थी, जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी अभी आई है? क्योंकि अगर हम देखें, निकोबार एक ऐसा गढ़ था जिसमें पर्टिकुलर एक पार्टी को काफ़ी फायदा हो रहा था वोट का। मैं दोबारा से अपने सवाल को आपके पक्ष में भेजूंगा कि विशाल जी, जो हालात आप अपने आंखों से देख के आए हैं, उस हालात का निकोबार का जिम्मेदार कौन है? अगर मैं कठोर शब्दों में कहूं तो इस पूरे के पूरे जो षड्यंत्र हुआ है या तो कार्य हुआ है, उसका मुजरिम कौन है? मैं, हमारा निकोबार का टूर एक सामाजिक टूर की तरह रहा। मैंने, आप मानेंगे, पूरा 3 दिन के टूर में एक भी पॉलिटिकल बात नहीं की, कोई एक नेता को क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं अभी भी बोलता हूँ, ये सोचने का विषय है। नहीं, हमें उम्मीद करते हैं विशाल जी आप सच ही बोलेंगे, आप बातों को घुमाएंगे नहीं। डेवलपमेंट चाहता है विशाल जी, मैं छोटा सा एक चीज कहूंगा, कौन लोग चाहते हैं कि निकोबार ऐसे ही बंद रहे? निकोबार का लोग पढ़े लिखे ना, निकोबार का लोग आगे ना जाए। नहीं, मैं विशाल जी, मैं थोड़ा सा ऑप्शन इसमें रख दूंगा, मुख्य धारा से में शामिल ना हो पाए और हमेशा उनका एक सिक्योर्ड जगह बना। विशाल जी, मैं इसे थोड़ा और ओपन कर लेता हूं। केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उपराज्यपाल जिम्मेदार है, अंडमान की प्रशासन जिम्मेदार है, या जो मौजूदा सरकार है, जो हमारे माननीय सांसद साहब है, कौन जिम्मेदार है? अब मैं आपको और आसान शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं, जिसको आपने पूरी तरह से हेरफेर करके कर दिया। इसमें आप जनता को बताइए कौन जिम्मेदार है? मैं हेरफेर नहीं किया, मीडिया का काम है, हमारा भी काम है कि काम को करना, और काम का जो दिशा, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मैंने दिशा और उत्तर भी दे दिया, मुझे ऐसा लगता है। आप भी समझ गए हैं, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते। सर, आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं 2024 इलेक्शन का है आपका प्लान, जो आप विजिट करके आए ताकि इस बार वोट आपके पक्ष में आए वहाँ? मैं निकोबार पहले भी गया हूँ, ये चुनाव में भी गया था, उससे पहले भी गया हूँ, कचाल, कमोटा, सब जगह गया हूँ। देखो, अंडमान निकोबार मिला के अंडमान निकोबार, हमको कहाँ कम वोट मिलता, कहाँ ज़्यादा वोट मिलता, कहाँ वोट नहीं मिलता, इसका आधार पे हमको काम नहीं करना। मेरे को तो कनेक्ट रहना है। हाँ, ये होता है कि जहाँ पे भाई हमारा समर्थन ज़्यादा है तो आदमी वहाँ ज़्यादा जाता है। पिछला बार भी गया मैं, पिछला बार भी जब निकोबार गया, कभी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ का लोगों में ये उत्साह बीजेपी के लिए मैंने कभी नहीं देखा। लगता है वहाँ का लोगों में जो आशा जगा है ये टूर से, या गांव में जाके लोगों से मिलने के बाद उनका जो चेहरा था, जिस तरह से वो मिल रहे थे,
मैंने ऐसा अनुभव अपना पिछला टूर में कितना भी टूर हुआ हो, ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया। विशाल जी, आम शब्दों में बता दीजिएगा, निकोबार का दौरा राजनीतिक वोट बैंक के लिए था क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक मैं है। तो अभी तक आप इतना पूछने के बाद भी किसी नेता का नाम नहीं लिया, बल्कि सब जानते हैं कौन जिम्मेदार है। अच्छा, सर और एक बात है, निकोबार ग्रुप में जो ट्राइबल आइलैंड्स हैं सर, उसके डेवलपमेंट इतना स्लो होने के कारण लोग मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिशियंस नहीं है, मतलब जो पॉलिटिशियंस है भी वो एक्टिव नहीं है। जिस तरह से निकोबार ग्रुप में सिर्फ कैमरूल में पॉलिटिशियंस चिल्लाते रहते हैं, हर इशू को लेकर उठाते रहते हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। लेकिन बाकी आइलैंड कार्निक हो गया, नंगौरी, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता, ये उनका कहना है। तो आपका क्या कहना है? आप जो बात पूछ रहे हैं ना, देखिए हर जगह का, हर एक समाज का अपना तरीका है चलने का, उसका अपना संस्कृति है, अपना स्टाइल ऑफ लाइफ स्टाइल भी है। आप हर जगह का लोगों से, हर तरह का लोगों से एक तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप मेरे लिए हो तो मैं भी आपके लिए हूं ना, ये मिसिंग है निकोबार में। निकोबार के लोगों ने एक तरफा जो किया है किसी के लिए या जिस राजनीतिक दल के लिए काम, उस राजनीतिक दल ने उनको वो जो मतलब उनके प्रति जो प्यार और उनका प्रति जो सम्मान और उनके प्रति जो उनका लगाव होना चाहिए था, जो काम में दिखना था, डेवलपमेंट में दिखना था, वो नहीं। आप वो राजनीतिक दल को ही जिम्मेदार ठहराते, लेकिन नाम नहीं कहना चाहेंगे। सबको पता लग है। रहा है कि वहाँ के लोगों के अंदर अब दुख है और 2024 में आप लोगों का पलड़ा भारी हो सकता है। नहीं, मैं ये सब कोई आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल रहे, ये डायरेक्टली नहीं सब नहीं, कुछ बोल ये रहे हैं। मैं मुद्दा में बात कर रहा हूँ। राजनीति देखो कल क्या होता है। आप एक राजनेता हैं, आप ऐसे बात कर सकते हैं विशाल जी। एक मूवमेंट में क्या होगा, इसीलिए तो बोलता है ना विशाल थोड़ा हट के है ना। गाली देने को करने के लिए तो सभी नेता है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। विशाल जी, इससे हटके हम लोग जानते हैं और सारा वहाँ के लोग भी समझदार है, सब टीवी देखते हैं, सब न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी समझदार लोग। आप एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, ये जो स्पोर्ट्स का, मैं जो बेकम से अभी मिल के आया, इससे पहले देबोरा जी हुई और भी बहुत लोग हैं। साइकिल में आप मानेंगे नहीं, जो एज में अभी बेकम है, जिस तरह से उसको केंद्र से मदद मिल रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से हो रहा है, जो भी सरकार कर रहा है, ही इज़ गोइंग टू प्ले ओलंपिक फ्रॉम इंडिया। श्योर है, भगवान का दया से ये होगा। लेकिन उसको निकालने में वो उसका अंदर का जो था, वो उसका अपना योगदान है। उसका बाद पिक हो गया तो सारा फैसिलिटी उसको मिल रहा है। इसको अब रियलाइज किया प्रशासन ने, बाकी लोगों ने। अब एक टीम वहाँ पहुंचा बच्चों को निकालने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन हर ग्राउंड में गड्ढा है, उधर सुअर खोद देता है ग्राउंड। हर जगह का टिपिकल प्रॉब्लम है, जितना भी ग्राउंड है। उनका था कि एक 3 फुट का वॉल बना दो हमको, आज तक वो नहीं हो पाया। ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स तो सभी जगह है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन हर जगह आप जो भी डिपार्टमेंट उठाओ वहाँ पे अगर प्रॉब्लम का पुड़िया निकलेगा तो इसका मतलब तो नेग्लेक्ट ही है ना वो। ठीक। विशाल जी, आपने जितना कहा निकोबार के बारे में, उसका सारांश अगर आम शब्दों में कहा जाए तो वो अविकसित है, विकसित हुआ नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो केंद्र सरकार ने जो एक कदम आगे बढ़ाया है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का, ये उसको विकासशील बनाने के लिए या तो विकसित बनाने वाला है। मेरा 2 ही सवाल इसमें होगा, ये प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? देखो, ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो पोर्ट का, ट्रांजिट पोर्ट का, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खाली सामरिक दृष्टि से नहीं। जो बंडे टोटा का जो पोर्ट चल रहा है, ये पूरा हमारा पैसा उधर जा रहा है, क्योंकि ये चैनल में हमारा प्रेजेंस नहीं है, दूसरा देश लेके जा रहा है। इसीलिए हमको अपना रेवेन्यू टैप करने के लिए, और उस चैनल में जो कैम्बल बे के सामने से जो सामरिक चैनल है, जहाँ से सभी देशों का ऑयल हो, बाकी चीज़ जाता है, वहाँ पर हिंदुस्तान का अपना प्रेजेंस बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक। ये सिर्फ नहीं, सुन लीजिए थोड़ा, ये इकोनॉमिकल ही नहीं, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें आप जो बोले डेवलपमेंट का बात है ना, जरूर इसमें काम मिलेगा। हमारे लोग उसका हिसाब का होना चाहिए, खाली लेबर का काम लेके क्या करेंगे। आज हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स है, बाकी इंजीनियर्स है, तो सारे लोग जो लोग काम करना चाहेंगे तो वहाँ बड़ा काम का
एक कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। विशाल जी सर, मेरा आखिरी सवाल है, जो आपने कहा उस बात के साथ मैं अपने विषय को खत्म करूंगा। जैसा आपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, किसी किसान का पलता हुआ पेड़ अगर काटा जाए तो उस किसान से ज़्यादा उसकी तकलीफ किसी को पता नहीं चलेगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में कम से कम 8.5 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। इसकी तकलीफ कौन समझेगा? और ये प्रोजेक्ट आने के बाद ये जो नुकसान होगा, वहाँ के जीव जंतु, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वहाँ पे, जिसका बहुत भारी नुकसान होगा, इसका तकलीफ कौन समझने वाला है? जहाँ देश का सुरक्षा का प्रश्न आता है वहाँ पर कड़ा से कड़ा कदम उठाना पड़ता है, और हर एक भारतवासी का कर्तव्य है कि उसमें ना नुकुर और नुक्ताचीनी नहीं करके सुरक्षा का प्रश्न जहाँ आता है वहाँ सब एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा रहे। सर, क्योंकि मैं ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हूँ, काफ़ी जर्नलिस्ट जो है फॉरेन जर्नलिस्ट हो गए या इंडिया के बाकी मेजर पब्लिकेशन से काफ़ी जर्नलिस्ट का कॉल आता है, यही बात पूछते हैं कि इतना पेड़ कट जाएगा, लोकल्स का क्या व्यू है। लोकल्स तो ग्रेट निकोबार में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, सब उसके प्रोजेक्ट की सपोर्ट में। पर आप देखते होंगे जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, मेजर जो भी डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स हैं और फॉरेन पब्लिकेशंस हैं, ये सभी इस प्रोजेक्ट को एक नेगेटिव लाइट में हाईलाइट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो कि अंडमान निकोबार में कुछ टाइम पहले काफ़ी प्रेवलेंट थे, आज वो अंडमान में रहते भी नहीं है, फिर भी इस प्रोजेक्ट को जो है इस तरह नेगेटिव लाइट में हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि इनको कोई फॉरेन फंडिंग मिल रहा है या 100% कोई दूसरा कंट्री 100% वहाँ पे नहीं? मैं बता रहा हूँ, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से किसको तक हम जब चाहे उनको इंटरप्ट कर सकेंगे, उनके जहाज रोक सकेंगे, जो हम चाहे वो हम रूल करेंगे उस चैनल में। पहला बात, ये एनजीओज जो ये एनवायरनमेंट का नाम पे ये प्रश्न उठा रहे हैं, उनका देश में क्या हुआ पूछो। उधर क्या एनजीओ नहीं चला रहे हैं? ये पूरी फॉरेन फंडिंग से चल रहा है। ये जो भी लोग आज ये पेड़ का और ये प्रश्न उठा रहे हैं, हमारे लोग तो देखिए जो बात चल रहा है वो भाई पूछेंगे, आप पूछेंगे, वो आपका हक है, वो बात मैं जवाब भी दूंगा, वो अलग बात। लेकिन ये जो एनजीओज है, जिन लोग आज ये सोशल मीडिया में बाकी जगह ये प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कैसे भी इसमें इंटरप्शन आए, इसके लिए काम कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल हैं। ये लोग भारत का विकास नहीं चाहते हैं, और सुरक्षा के दृष्टि में भारत का जो वहाँ प्रेजेंस बनेगा आगे का समय में, वॉर फील्ड भी बदल रहा है, वॉर स्ट्रेटजी भी बदलेगा, और जिस तरह से पूरा विश्व का आप सब देख ही रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोलना चाहूँगा। ये एरिया को सुरक्षित करना, अंडमान निकोबार को सुरक्षित करना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। चारों तरफ से हम गिर रहे हैं, और सरकार का ये मोदी सरकार का, मैं कहूँगा मोदी सरकार का ये सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ दे रहे हैं कि अंडमान सुरक्षित हो, जिससे देश सुरक्षित रहे। कोहासा में पैसा लगा रहे हैं, वहाँ बाज एयरपोर्ट का काम चल रहा है, उसका भी बड़ा काम, अभी मैं ये CNC से मिल के आया हूँ, समझे ना। ये जो एयरपोर्ट का काम है तुरंत हो, मैं दूसरा बताऊँगा। दिगलीपुर का एयरपोर्ट का काम जल्दी हो, क्यों इतना डिले हो रहा है, उसको एक्सपेडाइट कैसे किया जाए। मैं अभी इसलिए मैं डिले भी हुआ, इसलिए वहाँ से आया हूँ, कैमल बे एयरपोर्ट का। ये देश का सुरक्षा का प्रश्न है, और इसमें हम लोग सबको साथ खड़ा होना